दोस्तों, करेंसी किसी भी देश की इकोनॉमी की नींव होती है। यही वजह है जिसकी वजह से दुनिया के लगभग सभी देश अपनी करेंसी यानी सिक्कों और नोटों को बड़ी हिफाजत और बड़ी हाई सिक्योरिटी में रखते हैं। लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ पैसे बैंक में नहीं बल्कि बंडल की शक्ल में शहर के सड़कों पर रद्दी की तरह पड़ी रहती है, और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। इस देश का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहाँ आपको आलू प्याज टमाटर की जगह दुकानदार नोट बेचता नजर आएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ फल सब्जियां नहीं बल्कि पैसे बिकते हैं। जी हाँ, पैसे जो हमें अपने देश में सीसीटीवी के नजरों में एटीएम या फिर बैंक से मिलते हैं, मगर यहाँ तो मंडियों में ही मिल जाते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो सन 1970 से 1980 के दशक तक समृद्ध देश हुआ करता था। इसकी गिनती लैटिन अमेरिका के सबसे धनी और दुनिया के 20 सबसे अमीर देशों में की जाती थी। वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा तेल भंडार मौजूद है जो सऊदी अरब, कनाडा, रूस, इराक से कहीं ज़्यादा है। लेकिन इतना ज़्यादा तेल भंडार होने के बावजूद आज इस देश की अर्थव्यवस्था अलग ही मोड़ पे आ गई है। अब ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार है, जहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। लोग नालियों में से पानी पी रहे हैं। खाना खाने के लिए औरतें अपने बालों को काट के बेच रहे हैं। हॉस्पिटल और हेल्थ केयर तो आप भूल ही जाओ। इनफैक्ट लोग अपने पड़ोसी देश यानी कोलंबिया में भाग रहे हैं। तो जिस कंट्री के पास इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उसके साथ एकदम से ऐसा क्या हुआ? mi lunita cara 1998 में यह आदमी यूगो चावेज वेनेजुएला का राष्ट्रपति था। वेनेजुएला में लोग इन्हें मसीहा की तरह देखते थे जो गरीबों का भला करेगा। बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पावरफुल, और इनके साथ एक स्पेशल चीज़ हुई, ऑयल। जब यूगो चावेज राष्ट्रपति बने तब ऑयल बैरल की कीमत थी $11 से $12, मगर 2005 तक आते आते ये प्राइस $60 तक पहुंच गए। 2006 में यूगो चावेज अपने यूएन स्पीच में सबके सामने यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को द डेविल बोल के आए थे। कंफर्ट लेवल दिख रहे हो? इनके पास पावर भी थी और पैसा भी। यूगो चावेज चाहते थे कि ऑयल से जो रेवेन्यू आ रहा है वो वेनेजुएला के हर गरीब तक पहुंचे। उन्होंने अलग अलग सोशल स्कीम चालू किए, बहुत बड़े स्केल पे। हेल्थ केयर, कॉलेजेस, स्कूल्स, मतलब बेसिकली ये सब हो रहा था ऑयल से आने वाले पैसों से। इसे वेनेजुएला पूरा का पूरा ऑयल पे डिपेंड हो रहा था। जब किसी देश के पास इतने पैसे होते हैं तो वो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को अलग अलग सेक्टर्स में बांटने की कोशिश करते हैं, दूसरे सेक्टर्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि अगर किसी सेक्टर्स में प्रॉब्लम होगी तो इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे सेक्टर्स होंगे। लेकिन प्रेसिडेंट चावेज ने इसका एकदम उल्टा किया। उन्होंने हर चीज़ का नेशनलाइजेशन किया। लगभग सारे प्राइवेट कंपनी को खरीद लिया गया या फिर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वेनेजुएला हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रही थी और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वेनेजुएला के पास रिसोर्सेज भी थे। दवाइयाँ, कपड़े, कार्स, हर चीज़ बाहर से आ रही थी। मतलब उन्होंने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी, और इन सब में वेनेजुएला ने अपने सारे पैसे ख़त्म कर दिए और लोन लेना स्टार्ट कर दिया। 2012 तक आते आते वेनेजुएला की इकोनॉमी 95% ऑयल पे डिपेंड हो गई थी, और जो ऑयल बैरल 2005 में $60 पे था, अब वो $100 पर बैरल बिक रही थी। मगर 2013 में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ। यूगो चावेज को कैंसर हो गया और ऑयल के प्राइस भी गिरने लगे। अब यूगो चावेज के बाद जो प्रेसिडेंट बनता उससे बुरी किस्मत और किसी की नहीं हो सकती थी। Now we want to take you into the middle of turbulent change. It is the first day the people of Venezuela are no longer under the strong control of their president, Hugo Chavez. मार्च 2013 में यूगो चावेज की मौत हो गई और उनके चुने हुए कैंडिडेट निकोलस मादुरो प्रेसिडेंट बन गए। निकोलस मादुरो को अब एक ऐसी कंट्री मिली जिसके पास $100 बिलियन US से भी ज़्यादा का उधार था, और ऑयल प्राइस लगातार गिर रहा था और प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा था। इसलिए निकोलस मादुरो ने करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो नोट छाप के गरीबी दूर करना चाहता था, मगर जब ज़्यादा करेंसी प्रिंट होती है तो वो पैसे नहीं बढ़ाती बल्कि एक्चुअल करेंसी की वैल्यू को कम करती है। फिर भी सरकार ने लगातार नोट छापना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये था कि 2016 में वेनेजुएला में इन्फ्लेशन 800% बढ़ गया, और 2018 में यानी 2 साल में इन्फ्लेशन की रफ्तार 3 लाख तक पहुंच गई, और 2020 में यह आंकड़ा 1 मिलियन% तक बढ़ गई। किसी देश में इन्फ्लेशन मिलियन तक पहुंचना मतलब क्राइसिस। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, इंडिया में फिलहाल इन्फ्लेशन रेट 6.70% है। 6% और मिलियन में कितना डिफरेंस है आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब जरा इसे देखो। There is a crisis here.
लाखों लोग वेनेजुएला से भाग गए हैं, देश टूट गया है। कई लोग सीमा पार से आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो बस इतना जानते हैं कि उन्हें अपने देश से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आपको जानना है कि वेनेजुएला में हालत कितने बुरे हैं तो इस पर्स को देखो। ये पर्स पूरी तरह से वेनेजुएला के नोटों से बना है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि ये पैसे भी पूरी तरह से बेकार है। वेनेजुएला में लोगों को 1 केजी गाजर के लिए इतने पैसे पे करने पड़ रहे हैं, एक चिकन के लिए इतने, इनफैक्ट एक टॉयलेट पेपर के लिए भी उन्हें कट्टे भर के नोट लेके जाने पड़ रहे हैं। और बाकी आप देख ही सकते हैं। मतलब वेनेजुएला की लगभग 90% आबादी अब गरीबी में रहती है, जिसमें से 59% फैमिली के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला के लोगों का मंथली इनकम है $2.50। इसलिए लोग वेनेजुएला छोड़ के भाग रहे हैं। अब तक 5.4 मिलियन से भी ज़्यादा लोग भाग चुके हैं। अब इसके लिए आप या सोशलिज्म को ब्लेम कर सकते हो। यूनाइटेड स्टेट ने वेनेजुएला पे जो सैंक्शंस लगा के रखे हैं उन्हें ब्लेम कर सकते हो। मगर एट द एंड ये सब हुआ बैड गवर्नेंस की वजह से। एक कंट्री बिना नेचुरल रिसोर्सेज के भी ग्रो कर सकती है अगर वहाँ के लीडर्स कैपेबल हो, और अनलिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी कंट्री डिस्ट्रॉय कर सकती है अगर लीडर से बेकार हो। ये 6 मिनट का वीडियो वेनेजुएला की 20 साल की जर्नी है। इकोनॉमी में लिए हुए स्टेप्स एक दिन में इम्पैक्ट नहीं दिखाते, मगर सालों तक डैमेज कर सकते हैं। इकोनॉमी आपका इंटेंशन अच्छा है या बुरा ये नहीं देखती, और आपके बैड डिसीजन के लिए भी आपको कभी माफ़ नहीं करती।